गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं थ्रू लिटरेरी लेंस के साथ। विनोद जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार राजेश जी। और आज आप किस बात को लेकर आए हैं, किस कहानी को लाए हैं? जी बिल्कुल, कहानियां सुनना तो हम सबको अच्छा लगता है। बचपन से हम कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन साहित्यिक कहानियां भी होती हैं जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहानियां सिर्फ बच्चे सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधा है कहानी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म्स इन एनी लिटरेचर इज द स्टोरी। बिल्कुल। और समकालीन यानी कंटेम्पररी हिंदी कहानी की बात करें अगर राजेश जी, तो उसमें बहुत सारे नाम हमारे जहन पर आ जाते हैं। किंतु आज हम एक ऐसी महिला कहानीकारा की बात करेंगे जिन्होंने न केवल अपनी शैली के साथ बल्कि अपने विषय वस्तु के जरिए हम सभी पाठकों का मन मोह लिया है। और मेरी मुराद है चित्रा मुद्गल की तरफ। बिल्कुल। चित्रा मुद्गल की कई कहानियां, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी सैकड़ों कहानियां पाठकों तक पहुंच गई हैं और बड़े चाव से उनकी कहानियां पढ़ी जाती हैं। एक सामान्य पाठक भी पढ़ता है और एक समालोचक भी पढ़ता है। तो राजेश जी, आज आप उनकी कौन सी कहानी पर बात करना चाहेंगे? बिल्कुल, अच्छा सा नाम है, आंगन की चिड़िया। बहुत खूबसूरत, आंगन की चिड़िया। आंगन की चिड़िया। अब इसी नाम में कितनी मासूमियत है कि आंगन की चिड़िया। आंगन में जब चिड़ियां उतर आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चिड़िया बहुत समय तक आंगन में नहीं रहती है, वो चली जाती है। तो प्रतीकात्मक दृष्टि से अगर देखें तो ये किसी बच्ची की कहानी लगती है, किसी बिटिया की कहानी लगती है राजेश जी। बिल्कुल। यहाँ पाठक दंपत्ति हैं और उनकी बिटिया है दिव्या। दीबू नाम से पुकारा जाता है उसको। उनके बेटे का भी जिक्र है, लेकिन वो अब नहीं है। अब शायद ये प्रतीत होता है कहानी से कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके स्कूली कोट को वो छूती हैं जब भी वो कपड़ों की दराज खोलती हैं अलमारी, और बाद में उसके स्कूली कोट को छूना नहीं भूलती हैं। तो उनकी एक ही बेटी है दीबू। और ये पाठक दंपति जो हैं वो ग्वालियर नाम के शहर में रहते हैं। और ग्वालियर हम जैसे कि जानते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, जहां सिंधिया साहब का राज्य हुआ करता था। सिंधिया के जमाने से आज तक एक पॉलिटिकल सेंटर रहा है भारत के, अगर हम जियोपॉलिटिकल बात करें तो। बिल्कुल। अब बात कहानी में ये होती है इसमें कि दीबू दिल्ली में है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है और उसको आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं। एक कंपनी छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लेती है, फिर तुरंत ज्वाइन करते ही उसको जिनेवा जाना होता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो जब ये माँ है इसकी, वो विजिट करना चाहती हैं दिल्ली, तो उनको कहती है कि आप रुक के आइए, 2 महीने रुक के आइए, अभी मैं जिनेवा से जाकर आऊं और सेटल हो जाऊं थोड़ी दिल्ली में। तो और शुरुआती दौर में जो दिव्या है वो अपने 3-4 और जो नौकरियां करती है वहां पर लड़कियां, उनके साथ एक फ्लैट शेयर करती है। और उसमें से एक ऐसी घटना होती है और उसका जिक्र करके वो फ्लैट छोड़ देती है और एक अपना 2 BHK का फ्लैट वो हायर कर लेती है। तो जब इसकी माँ दिल्ली जाती हैं बेसिकली, और उससे पहले भी जैसे आपने कहा जब वो रूम में रहती है चारों के साथ, तो अब ये जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है बेटी का माँ बाप के साथ, वो अच्छा है, इमोशनल भावनात्मक कम्युनिकेशन है। पर उसमें कहीं ना कहीं जो जनरेशन गैप जिसको हम ट्रेडिशनली कहते आए हैं वो भी झलकता है। और जब खास करके माँ जाती हैं दिल्ली में और वो लेने भी आती है निजामुद्दीन स्टेशन पर, और जब वो घर जाती हैं, माँ पिताजी दोनों जाते हैं? नहीं विनोद जी, केवल माँ जाती है। हाँ। पिताजी किसी कारणवश या शायद हर्निया की सर्जरी या कुछ वजह से वो नहीं जाते हैं, अकेली माँ जाती हैं। तो वो जो सामने आती हैं बातें, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है लिव इन में, शादी अभी नहीं की है। विवेक साहनी लड़के का नाम है, और वो भी बड़ा अच्छा लड़का है, लेने भी आता है, सामान भी और माँ को लगता है कि वो एक मित्र है, बिल्कुल मित्र की तरह वो मदद कर रहा है, स्टेशन पर सामान उठाता है, घर पर आता है, और रात का करीब 12-1 बजे का समय हो जाता है। तो माँ उसे कहती है आप घर जाओ बेटा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए, बड़े अच्छा आपने सहायता की बोले। तब दिव्या बताती है माँ को कि भाई हम आपको बताना चाहते थे पर हम थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो हम साथ रहते हैं, अब आप आ गई हैं तो इस पर स्वीकृति की मुहर भी लग जाएगी। वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं जी। और वो माँ का आशीर्वाद से इस लिव इन रिलेशन को एक तरह से वैवाहिक बंधन में परिवर्तित करना चाहती है। तो ये ऐसा देखने पर तो ऐसा लगता है कि आजकल ऐसा होता रहता है, किंतु राजेश जी समझना ऐसा है कि एक पीढ़ी के जो मूल्य हैं वो मूल्य जब दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं
तो न चाहते हुए भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनइंटेंशनली, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और उसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि बहुतांश हम लोग लेते हैं कि आज की जनरेशन है वो वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट करती चली जा रही है, अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ लेखिका यह बताने का प्रयास कर रही है कि कोई छोड़ने या न छोड़ने की बात नहीं है। एक लड़की जो ग्वालियर से संबंध रखती है, जब बड़े शहर दिल्ली में आती है, मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करती है, यूरोप में जाने का उसको अवसर मिलता है, और अकेले दिल्ली जैसे शहर में जब सब कुछ उसे मैनेज करना पड़ता है, तो कि ये सारी परिस्थिति अपने आप उसके मूल्यों में बदलाव ला देती है। बिल्कुल, जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से जिनेवा, यूरोप घूम जाते हैं, तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, जैसा आपने बयान की अभी, तो इसकी वजह से जीवन शैली में तो परिवर्तन आ ही जाता है। साथ ही साथ जो बेसिक मूल्य हैं, वैल्यूज सिस्टम है, उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। जबकि वो रजाई के मामले में दिव्या कहती है, बड़ा ही वो जो वाक्य है वो बड़ा उद्बोधक है, उसे काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं। That is a central metaphor of the story. वो कहती है कि भाई रुई की रजाई लाई हो तो इसमें तो ये तो मैंने तो फोम की खरीद ली है। तो वो माँ बड़ी हैरान हो जाती है, बोले तू तो कहती थी कि रुई की रजाई चाहिए। तो बोले हाँ, कहा होगा जब मेरी पसंद आपकी पसंद रही होगी, आपकी पसंद मेरी पसंद जब रही होगी, तब कहा होगा। अभी मेरी पसंद मेरी पसंद है। तो एक दृष्टि से हम इस कहानी को स्त्रीवादी चिंतन की कहानी भी कह सकते हैं कि ये जो दिव्या है, अब वो अपने पैरों पर खड़ी है। शी इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, और ये जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उसको मिलता है, आर्थिक स्वातंत्र जो उसके हाथ में आता है, अब वो अपने निर्णय खुद लेती है। विवेक के साथ वो लिव इन रिलेशन में रहती है, और माँ बाप को ये पता नहीं है। हालांकि उसको कोई छुपाने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो चाहती है कि मैं उनको बताऊं। शायद कहीं ना कहीं वो झिझक है उसमें, वो डर है, क्योंकि वो ग्वालियर जैसे शहर से आती है जहां पर आज भी एक प्रकार के पुराने मूल्य चले आ रहे हैं, जहां विवाह वगैरह के मामले में माँ पिताजी की सम्मति बिल्कुल प्री कंडीशन मानी जाती है। तो ये लड़की अपना निर्णय खुद लेती है, और यही बात सिद्ध कर देती है कहीं ना कहीं एक स्त्री सशक्तिकरण की, यानी वुमन एम्पावरमेंट के तरफ भी लेखिका इशारा कर रही है। बिल्कुल, ये तो है ही है विनोद जी। पर मैं भी ये कहूंगा, इसके साथ साथ ये कहानी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का भी अगर होता तो लड़का भी अपने आप निर्णय लेता है, अपने आप उसके भी मूल्य भौगोलिक और इस परिस्थिति से बिल्कुल बदल जाते हैं। तो उसी तरह दिव्या के भी मूल्य बदल जाते हैं। ये बहुत ही नई बात आप कह रहे हैं कि अब तक हमें ऐसा लगता है कि मूल्य जो है वो सांस्कृतिक भी होते हैं, लेकिन व्हाट वी यूजुअली बिलीव that values are governed by socio-cultural factors, but I would say that the values are also governed by geopolitical factors. जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक, भौगोलिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उससे कहीं ना कहीं मूल्य हमारे शेप होते हैं, उससे कहीं ना कहीं मूल्य हमारे बनते हैं। हो सकता है कि ग्वालियर जैसे अगर वो शहर में होती तो शायद वो लिव इन रिलेशन में ना जाती, ये एक संभावना बन सकती थी। एक तो लिव इन रिलेशन है, उससे पहले लेस्बियनिज्म की जब बात बताती है माँ को कि मेरी जो मित्र है वो अब मेरे बिस्तर में आ जाती है, तो माँ उसे कहती है वो तो ये तो अच्छी बात है, साथ सोना चाहती होगी। बोलते नहीं मुझे भी पता है साथ क्यों सोना चाहती है। शायद ग्वालियर में होती तो हम ऐसी बातें, छोटे शहर में हम टैबू समझते हैं, बात ही नहीं करते इन बातों पर, उनका संज्ञान ही नहीं लेते, पर उसने लिया। और उसके साथ साथ विनोद जी देखें, वो इस तरह से अप्रूटेड लड़की नहीं है दिव्या जो है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो रसगुल्ले बोलती है माँ को, रसगुल्ले लाई हो, मेरे लिए मिठाइयां लाई हो, और जिस तरह से विवेक आता है सामान ले जाता है, तो वो लोग अप्रूटेड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आजकल की जो पीढ़ी है वो पूरी तरह से निर्मूल है, अप्रूटेड है, ऐसी बात नहीं है। चित्रा मुद्गल जी के क्रेडिट में एक और मैं बात कहना चाहूंगा। बहुत बार होता यह है कि लेखक जब भी कोई कहानी लिखता है, या तो वो भारतीय मूल्यों का समर्थन करने लगता है या पाश्चात्य मूल्यों का समर्थन करने लगता है। यानी वी एक्सेप्ट वन सेट ऑफ वैल्यूज एट द कॉस्ट ऑफ रिजेक्टिंग द अनदर सेट ऑफ वैल्यूज। किंतु चित्रा मुद्गल ऐसा नहीं करती है। उनके लिए एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स नहीं है। वे वैल्यूज धीरे धीरे बदलते हैं, एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है और इट इज अ डायनामिक होता है। कुछ वैल्यू छूट जाते हैं सिचुएशन, नहीं बिल्कुल, जैसे अभी उसका अपने माँ पिताजी के प्रति भी लगाव है और उनको घर की चीजें भी याद आती हैं, वो खुश भी होती है माँ के आने से। किंतु साथ में जो सो कॉल्ड नए वैल्यूज हैं
कि किसी मित्र के साथ रहना, ये भी बहुत सहज रूप से वो स्वीकार कर लेती है। और दूसरा जो वैल्यू है, चीजों के प्रति अटैचमेंट है। सारी चीजें यहाँ खरीद ली हैं दिल्ली में, तो माँ पुरानी चीजें लाती हैं तो उसको बड़ा awkward लगता है कि वो क्यों लाई हैं पुरानी चीजें, ये सब इतनी सारी चीजें क्यों लाई हैं गृहस्थी की। तो आजकल का जो मूल्य है कि चीजें केवल चीजें हैं, उनके साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव होना वो आवश्यक नहीं है कहीं, ये भी एक बात आ जाती है। क्योंकि पाठक जी का एक जिक्र आता है कि पाठक जी इसलिए उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया क्योंकि उन्हें ग्वालियर छोड़ करके जाना पड़ना नहीं चाहिए, तो ग्वालियर में रहना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी बेटी है कि जिसका एक पैर हमेशा जो है एरोप्लेन में रहता है, ये कहा है। तो एक नई पीढ़ी के साथ जो एक विडंबना है या एक अवसर है, मुझे नहीं पता, कि उनको अपने रोजी रोटी के लिए आज सफर करना पड़ता है, जर्नी करना पड़ता है, बहुत आगे जाना पड़ता है, आना पड़ता है, अदरवाइज वो काम चलेगा नहीं। अब ये जर्नी, इट इज नॉट सिंपली अ ज्योग्राफिकल जर्नी, इट इज ऑल्सो अ टेक्निकल जर्नी। बिल्कुल, जैसे टेक्नोक्रेट्स कहते हैं कि इन योर करियर एवरेज person has to learn and relearn skills at his thrice। और ये जो वैल्यू सिस्टम है हमारा, जो ढांचा है जिंदगी का, रहने का जो रहन सहन है, ना सिर्फ रहन सहन कहूंगा मैं, जो मूल्य है, मूलभूत जो मूल्य है, वो भौगोलिक और जो है आर्थिक और तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इन तीनों से भी होते हैं, ना सिर्फ कल्चरली बट ज्योग्राफिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली दे आर ऑल्सो डिटरमाइंड। अब उसमें यह है, जैसा आपने कहा विनोद जी, की चित्रा मुदगल जी किसी एक पद्धति की पक्षधर नहीं है, दोनों पद्धतियों को वो साथ साथ लेकर चलती हैं और उनमें टकराव, देखिए टकराव दोनों नहीं चाहते, पुरानी पीढ़ी भी नहीं चाहती और ये नई पीढ़ी भी नहीं चाहती। जैसा वो कहती है माँ की, मैंने भी इलाहाबाद से जो है एमए इंग्लिश किया है यूनिवर्सिटी से, पर इनकी अंग्रेजी की बातें मुझे समझ में नहीं आती, गलबैयां डाले हुए जो करते हैं आपस में। तो ये बड़ी, वो अनपढ़ नहीं है माँ जो है, तो वो भी टकराव नहीं चाहती, वो भी समझना चाहती है। लेकिन जैसा आखिरी वाक्य है कहानी का कि बेडरूम का दरवाजा बंद करते ही उनकी नींद भी बंद हो गई, वो चाहकर भी इतना सडन जो चेंज ऑफ वैल्यूज है उनके लिए ये एक इमोशनल और कल्चरल शॉक है, क्योंकि वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी बच्ची, जिन्होंने जिसको उसने ग्वालियर में बड़ा किया था और 2-3 साल पहले वो दिल्ली शिफ्ट हुई थी जॉब के लिए, और वो उनको बिगर बताए हुए किसी लड़के के साथ रहना प्रारंभ करेगी और उस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली लेगी, तो ये जो इमोशनल और कल्चरल शॉक माँ के सामने आता है, तो कम से कम इस कहानी के अंत तक तो वो माँ उसको स्वीकार नहीं कर पाती, हालांकि चाहती जरूर है स्वीकार करना। वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, टकराव नहीं चाहती, और ना ही दिव्या टकराव चाहती है, वो भी बताना चाहती है। वो भी जैसे लेस्बियनिज्म बिल्कुल आमतौर से बता देती है कि ये मुझे शिकायत थी और मुझे अलग से रहना है अपना इसमें। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पीढ़ियां चाहती हैं कि हम एक दूसरे के प्रति, यानी चित्रा मुदगल हमें ये बताना चाहती है कि आज जिस प्रकार की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंडिपेंडेंस आ रहा है नई जनरेशन के सामने, उसमें सभी चीजें संभव है। हम ये न मान करके चलें कि ये सारी सिर्फ किताबें में और मीडिया में डिस्कशन होते हैं, लिव इन रिलेशन के, लेस्बियन के, गेज के, ये हकीकत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आ रहा है, जो नए मूल्यों का उद्भव हो रहा है, दिस हैज बिकम अ रियलिटी एंड देयरफॉर द विजडम लाइज इन accepting that reality rather than denying it, confronting that reality unnecessarily। तो क्योंकि जीवन जो है वो डायनामिक प्रोसेस है, जीवन वो निरंतर रूप से बदलता चला जाता है, और जीवन के बदलाव के साथ मूल्यों के बदलाव को स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। कहीं तो भी इस बात का संदेश, इस बात का मैसेज ये कहानी देती है, और कलात्मक ढंग से लिखी कहानी है। कहीं भी पढ़ते समय राजेश जी ऐसे बोरियत महसूस नहीं होती है, शुरुआत से लेके आखिरी तक कहीं बोरियत का अनुभव नहीं होता, बांधे रखती है ये कहानी। और मुझे खलील जिब्रान फिर याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि यू कैन गिव योर लव टू चिल्ड्रन बट नॉट योर थॉट्स। तो जिस तरह से आंगन की चिड़िया है, चिड़िया आंगन, आप पिंजरे में नहीं रख सकते चिड़िया को। जैसे कवि ने कहा भी है हिंदी के कि खुला छोड़कर इसको पालो, इसको पालना है, अगर चिड़िया को पालो, इसमें ये भी है, दोनों स्वीकार कर लो और पालो। जब आप उसको स्वतंत्र करेंगे, आजादी देंगे, तभी आप चिड़िया को पा सकते हैं। तो बच्चों का स्नेह, मैं कहता हूँ बच्चे का स्नेह और बच्चों का आदर भी माँ बाप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बच्चों को आप स्वतंत्रता दें, आजादी दें, इस काबिल बना दें कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको वो स्वयं चुनाव करें, और जो भी चुनाव करें उसके प्रति वो अकाउंटेबल भी रहे, उत्तरदायी भी रहे। अब शायद कहीं न कहीं फिर बच्चों का ये भी दायित्व कहीं न कहीं बन जाता है कि जो बदलाव है उसकी जो गति है वो कहीं इतनी तीव्र न हो कि भाई माँ बाप को चक्कर ही आ जाए।
जी बिल्कुल, थोड़ा सा उनको साथ लेकर धीरे धीरे वो बदलाव अगर आए तो शायद बेहतर होगा। और कहीं एक और छुपा हुआ डर भी मुझे इस कहानी में नजर आता है कि हम जो पूर्वी संस्कृतियां हैं, जो ओरिएंटल कल्चर्स हैं, हम चाहे न चाहे, हम टेक्नोलॉजी के जो नए वैल्यूज हैं वो हमारे अंदर, हमारे समाज में बिल्कुल आते चले जा रहे हैं। जैसे लिव इन की बात करें या लेस्बियनिज्म की बात करें, चाहे ओरिएंटल कल्चर्स उसको चाहे न चाहे, तो संपूर्ण व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है, संपूर्ण डिस्कोर्स ही ऐसा आ चुका है कि जिसके वजह से वो धीरे धीरे हमारे इंटेंशनली अनइंटेंशनली, चाहे अनचाहे, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ जुड़ता चला जा रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो सोशलॉजिस्ट ही कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, कल्चरल क्रिटिक कह सकते हैं, किंतु परिवर्तन जो है वो आज किसी देश विशेष, समाज विशेष तक सीमित न होकर के संपूर्ण दुनिया में वो परिवर्तन हो रहा है, और उसको हम ठीक से अपने जीवन के साथ इंटीग्रेट कर सकें, बस यही एक चुनौती है। बिल्कुल। तो ये कहानी पढ़ के इंसान सोचने समझने पर बाध्य हो जाता है, विचार करने पर बाध्य हो जाता है, और जिस तरह से भावनात्मक दृष्टि से भी ये कहानी सफल है, दोनों की भावनाएं जो हैं, दोनों पीढ़ियों की भावनाएं, वो भी बड़ी मुखर रूप से सामने रखती हैं चित्रा मुद्गल जी। तो बिल्कुल दर्शकों से निवेदन है कि चित्रा मुद्गल जी की कहानियां पढ़ें। बहुत ही सुंदर लेखिका हैं, बहुत ही सशक्त लेखिका हैं, और जिनके पास सामाजिक चिंतन भी है, जिनके पास मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी है, और जो जीवन के वास्तविकता से भी जुड़ी हुई है, और जिनकी कहानियों का कला पक्ष भी उतना ही मजबूत है। तो आप कहानियां पढ़ें। और आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। बहुत जल्दी हम किसी और कहानी, किसी और उपन्यास, किसी और नाटक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने मित्र डॉक्टर विनोद आसुदानी को और मुझे राजेश आसुदानी रकीब को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।